हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी एक महत्वपूर्ण सीरीज चली थी वीडियो पटवारी लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए, संकल्प सीरीज। इसका आज पार्ट 10 है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा शेयर कर देना। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगली वीडियो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, चलिए, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए में दिया द्रविड़, ऑप्शन बी में दिया आर्य, ऑप्शन सी में दिया आर्गेय, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आर्य परिवार की भाषा है संस्कृत। चलिए आगे देखिए। और हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। ठीक है, और बाकी जो द्रविड़ है इसमें आपका तेलुगु, तमिल और कन्नड़, मलयालम ये आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, दोपहर की बाद का समय, गलत हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ठीक है, दोपहर के बाद के समय के लिए उपयुक्त शब्द है ऑप्शन डी, अपराह्न। ठीक है, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द है अपराह्न। ठीक है, अपराह्न हो गया। ऑप्शन ए की बात करें तो ये भोर का समय, भोर का समय, इसको बिहान बोलते हैं। और ऑप्शन बी की बात करें पूर्वाह्न, इसमें भी लिखो दोपहर के पूर्व का समय, मतलब दोपहर से पहले का समय, दोपहर के पूर्व का समय, पूर्व का समय, यह आपका पूर्वाह्न हो गया। और ऑप्शन सी मध्याह्न की बात करेंगे तो इसमें लिखिएगा दोपहर का समय, दोपहर का समय। ठीक है, यह आपका मध्याह्न हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में बिहान भोर का समय, ऑप्शन बी पूर्वाह्न दोपहर के पूर्व का समय, ऑप्शन सी मध्याह्न दोपहर का समय, ऑप्शन डी अपराह्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इससे बोलता है अधम विलोमार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अधम का विलोमार्थी शब्द इनमें से कौन सा है वो आपको छांटना है। अधम का विलोम होता है, सबसे पहले आंसर की ओर जाएंगे तो ऑप्शन डी। अधम मतलब, अधम का विपरीतार्थक होता है उत्तम। ठीक है, अधम मतलब सबसे निचला या बेकार। ठीक है, और उत्तम मतलब सबसे अच्छा या सबसे ऊपरी। ठीक है, और ऑप्शन ए नेक की बात करें तो इसका होता है विलोमार्थी बद, द बद, नेक का होता है बद। ऑप्शन बी की बात करें तो नारकी का होता है स्वर्गीय, स्वर्गीय। ठीक है, स्वर्गीय। ऑप्शन सी की बात करें बुरा अच्छा, अच्छा बुरा बोलते हैं ना, तो अच्छा हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस साप्ताहिक पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी देश, ऑप्शन डी हिंदी नवजीवन। तो इसका जो सही आंसर होगा सबसे पहले वो देखेंगे ऑप्शन डी, हिंदी नवजीवन जो है महात्मा गांधी द्वारा साप्ताहिक पत्र था जिसका संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन ए हंस की बात करें, हंस और मर्यादा ये दो हैं आपकी मुंशी प्रेमचंद की ये पत्रिका है साप्ताहिक। ऑप्शन बी भारत ये किसी का नहीं है। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो इसमें भी लिख लीजिएगा, ऑप्शन सी जो है देश, ये है राजेंद्र प्रसाद जी की, राजेंद्र प्रसाद जी की पत्रिका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मतलब पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है वो अर्धमागधी, सबसे ऊपर ए में दिया है तो यही इसका सही आंसर होगा, अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है, और पूर्वी हिंदी से आपका अवधी भाषा का अवधी भाषा निकली है, और बघेली निकली है, और छत्तीसगढ़ी निकली है। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी मागधी की बात करेंगे तो मागधी ये तो मगध क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, बिहार की साइड में, तो बिहार
बांग्ला, उड़िया और असमिया ये मागधी भाषा से निकली है। मागधी भाषा से बिहारी निकली है, बांग्ला निकली है, उड़िया निकली है और असमिया निकली है। ठीक है, वैसे पिछले वीडियो में मैंने ये कर दिया था, फिर मैं लिख देता हूँ फिर थोड़ा। बिहारी, बांग्ला, असमिया, ठीक है, असमिया के अलावा उड़िया, ये मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। बिहारी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। ठीक है, ऑप्शन सी ब्राचर की बात करेंगे तो यहाँ से ब्राचर से निकले सिंधी भाषा, सिंधी। ठीक है, सिंधी भाषा निकले ब्राचर से। और ऑप्शन डी खस की बात करेंगे तो इससे नेपाली। ठीक है, नेपाली भाषा, यह नेपाल तथा पहाड़ी क्षेत्रों की भाषा है। वैसे भी नेपाली, नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों की भाषा, पहाड़ी क्षेत्रों की भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोलता है कोड़ी न मर बाट छोड़ कुमाऊनी लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या है। ठीक है, इसका सही भावार्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में दिए दूसरों के लिए मुसीबत बने रहना, या फिर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन सी में दिए कल्पना में जीवन व्यतीत करना। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे। मतलब कोड़ी इंसान न मरे न ही रास्ता छोड़े, ये इसका अर्थ है वैसे तो। और इसका भावार्थ क्या होगा, दूसरों के लिए मुसीबत बने रहना। ऑप्शन ए, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें बोलता है केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसके लिए आता है कुमाऊनी में दीदी क्षण तक विभिन्ना फिरी लीना दीना। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। भारतवर्ष में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से बना। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी राहुल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ। ठीक है, द्विभाषी कंप्यूटर है, पहला द्विभाषी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें होता है निम्न में से संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। ऑप्शन बी में दिया है मोहन भोजन कर रहा था। ऑप्शन सी में दिया जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें तो वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ऑप्शन ए मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। इसमें देखिए मालिक ने कहा एक उपवाक्य है, ये दूसरे पे आश्रित है, कल की छुट्टी रहेगी। तो ये तो आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें मोहन भोजन कर रहा था, तो ये आपका सरल हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, ये भी आपका सरल वाक्य होगा। संरचना या रचना के आधार पर बताया था वाक्य के 3 भेद होते हैं, मिश्रित, सरल और संयुक्त वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 प्रकार के, वो पिछली सारी वीडियो में हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। इससे होता है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इनमें से एक भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए में दिया दूध, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी ईमानदारी, ऑप्शन डी हिमालय। ऑप्शन ए की बात करें तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी में सोना आएगा तो ये भी आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी ईमानदारी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ईमानदार होता तो गुणवाचक विशेषण हो जाता, ईमानदारी है तो भाव। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी की बात करें हिमालय, तो हिमालय क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें होता तुलसी मन मंदिर में बिहारी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए मानवीकरण, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो इसका सही आंसर होगा रूपक। ठीक है, रूपक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोलता गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन गर्दन दबाना, ऑप्शन गर्दन पर बैठ जाना, ऑप्शन सी पीछा न छोड़ना, ऑप्शन डी जान से मार डालना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीछा न छोड़ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें होता है मानक भाषा की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए। इसमें से एक शब्द शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है।
ऑप्शन ए छत्र छाया, ऑप्शन बी स्थायी, ऑप्शन सी तत्कालिक, ऑप्शन डी अनधिकार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अनधिकार बिल्कुल सही आंसर है इसका और शुद्ध है, ठीक है, मानक भाषा की दृष्टि से। ऑप्शन ए की बात करें तो छत्र छाया, छत्र आधा चौबी आएगा और छाया छत्र छाया ऐसे होता है। ऑप्शन बी की बात करें स्थाई, तो स्थाई आपका ये होता है शुद्ध रूप से यौ, ठीक है, स्थाई यौ पे बड़ी की मात्रा। ऑप्शन सी की बात बोले तो तत्कालिक नहीं तात्कालिक, तात्कालिक ये इसका शुद्ध वाक्य होगा, शुद्ध शब्द हो गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अंधिकार बिल्कुल सही था और बाकी मैंने ये सारे लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलता है खिलौना शब्द का मूल शब्द है, वो उसको यहाँ पे लिखना है और प्रत्यय है, ठीक है। तो खिलौना शब्द का मूल शब्द है खेल, ठीक है, और इसका प्रत्यय है औना। इस प्रकार ये मिलके क्या बनता है, खिलौना बनता है, ठीक। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सारे गलत। ऑप्शन ए की बात करें तो खेलना प्लस औना ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी खेल प्लस औना ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी खेलना प्लस औना ये भी नहीं होगा, ठीक है। मूल शब्द पूछा तो मूल शब्द है खेल और इसमें जो शब्द है खिलौना में, इसमें मूल शब्द क्या है, खेल है, और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है औना, औना प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खिल हो जाएगा मूल शब्द में खिल, और ये आपका प्रत्यय में औना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। मैंने बताया था कारक या फिर परसर्ग, इसी को परसर्ग भी बोला गया है, ठीक है। इनकी संख्या है टोटल 8 होते हैं कारक। तो यहाँ पे पूछा गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी आपादान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो सबसे पहले तो इसमें आंसर देखेंगे ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ठीक है। और संप्रदान का अर्थ ही मतलब क्या होता है, संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना, ठीक है। संप्रदान कारक इसमें देना होता है, ठीक है। अगर हम किसी के हित के लिए कुछ कार्य करें या किसी को कुछ देंगे तो वो संप्रदान कारक में आएगा, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है एक तो के लिए, ठीक है, मतलब किसी हित की बात कर रहा है, और या फिर को, ये दो शब्द होते हैं इसके विभक्ति चिन्ह। इनसे हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। और संप्रदान का अर्थ होता ही क्या है, देना किसी को कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल क्या होगा। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आसन्न भूतकाल इसका सही आंसर है। भूतकाल के कितने भेद होंगे, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है, याद रखना, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। चलिए, और वर्तमान काल के 5 काल, और आपका भविष्य काल के उसको जाएंगे 3, ठीक है। भविष्य काल के 3 होते हैं, भूतकाल के 6 भेद और वर्तमान के 5 भेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इससे बोलता है संज्ञा का भेद नहीं होता, इनमें से एक संज्ञा का भेद नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी में दिया निजवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी निजवाचक नहीं होता। निजवाचक क्या होता है, एक सर्वनाम है निजवाचक, सर्वनाम, ठीक। और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। एक तो व्यक्तिवाचक हो गया, दूसरा जातिवाचक हो गया, तीसरा भाववाचक हो गया, इसके अलावा एक होता है द्रव्यवाचक, ठीक है, और एक होता है समूहवाचक। ये होते हैं संज्ञा के 5 भेद, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से वाच्य का प्रकार नहीं है, इनमें से एक वाच्य का प्रकार नहीं है। सबसे पहले वाच्य के कितने भेद हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है कृतवाच्य, एक होता है भाववाच्य,
और एक होता है कर्मवाच्य, ठीक है। गुणवाच्य नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। इससे पूछता था वाच्य का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। बाकी ये 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें मतलब क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक कहते हैं। क्यों बोलते हैं भाई नाम बोधक? जब क्रिया के साथ क्रिया जुड़ेगी तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी ना, तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसने बोला नाम बोधक होता है, नाम बोधक नहीं, संयुक्त क्रिया। अगर क्रिया के साथ क्रिया जुड़ेगी तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन बी, जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होकर होती है, तो वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 19, उद्घाटन का संधि विच्छेद कीजिए। उद्घाटन का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए उद प्लस घाटन, ऑप्शन बी उत प्लस घाटन। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत प्लस घाटन होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी में भी वही है, बस इसमें हलंत नहीं है, ठीक है। तो के नीचे हलंत नहीं लगा रखा, तो यही इसलिए सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा खर शब्द का समानार्थी नहीं है, ठीक है। इनमें एक खद का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए एकमात्र, ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। एकमात्र जो है खर का समानार्थी शब्द नहीं होता, बाकी गधा होता है, तिनका भी होता है, एक राक्षस का नाम भी है। खर और दूषण थे ना, दो भाई, तो एक राक्षस का नाम भी होता है खर, तिनका भी हो गया और गधा भी हो गया। ये खर के समानार्थी शब्द है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लगी थोड़ा सा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट में बता देना आपके कितने नंबर हैं, थोड़ा हमें पता लगे कितना बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कितना हम कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।